अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो में मेरी इससे पहले वाली वीडियो में काफ़ी गैप हो गया। उसका रीज़न ये है कि रमज़ान भी चल रहा है। रमज़ान में जनरली वक्त थोड़ा कम होता है और कुछ कामों में हम लोग बिज़ी भी रहे। तो 3-4 टॉपिक्स थे जो मैं इस नई वीडियो में कवर करना चाहता था। मैंने वो जॉट डाउन किया हूँ, एक एक करके आपको मैं शेयर करूँगा। सबसे पहला कि मेरा आखिरी कुछ एक्सपीरियंस रहा कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को ये पता था कि टर्की में रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पे टीआरसी मिल जाती है। इस वजह से काफ़ी लोग अपडेटेड नहीं थे। उन्होंने पहले से प्लान करके रखा था कि टर्की में रेंटल कॉन्ट्रैक्ट पे टीआरसी मिल जाती है इसकी, और एंड में उन्होंने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया या पूछा भी नहीं, क्रॉस चेक भी नहीं किया, या हो सकता है किसी ने उनको मिसगाइड कर दिया कि हाँ रेंटल पे टीआरसी आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी लोग ऐसे भी है कि अपना वीज़ा लगा करके, टिकट का खर्चा करके, अपनी फैमिलीज को लेकर के रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे टीआरसी लेने के लिए टर्की आ जा रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अभी टर्की, स्पेशली अगर इंडियन और पाकिस्तानी ये ओरिजिन के लोगों को देखा जाए, तो ज़्यादातर लोगों की रेंटल के ऊपर टीआरसी रिजेक्ट हो रही है। तो मैं एक बार फिर से ये इसके लिए दोहराना चाहता हूँ कि टर्की अभी ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ओरिजिन के लोगों को जनरली रेंटल कॉन्ट्रैक्ट पे टीआरसी नहीं दे रही है। मैं चाहूँगा मेरी इस वीडियो को जनरली आप लोगों ने, अगर मेरी 50-60 वीडियो जितनी भी है देखा होगा, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा ये बिलीव है अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर शेयर करेंगे। ये वीडियो को या इस पार्ट को मैं शॉर्ट्स में भी डालूंगा, ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को पता चले। एक फैमिली का वहाँ से यहाँ पे आने का अच्छा खासा खर्चा होता है, और जब खर्चा करके यहाँ आने के बाद में आपकी टीआरसी अगर ना लगे और आपको वापस जाना पड़े, तो ये काफ़ी डीमोटिवेटिंग भी होता है और आदमी का काफ़ी नुकसान भी होता है। तो आप ये मैसेज ज़रूर लोगों तक पहुँचाएं कि टर्की अब रेंटल कॉन्ट्रैक्ट पे टीआरसी नहीं दे रहा है। तो जो भी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट पे टीआरसी लेने जा रहे हैं वो ज़रूर सोच समझ के जाए। दूसरा पॉइंट जो मुझे कवर करना था वो ये है कि जनरली लोग इसके बारे में कभी बात ही नहीं करते। जनरली आपको 90% लोग जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाने के बाद में या प्रॉपर्टी के बाद की ज़्यादा चीज़ें आपको बताएंगे ही नहीं। तो अगर आपने टर्की में एक प्रॉपर्टी ले लिया है, ठीक है, आपका टापू हो गया है, टापू तलक लोगों को पता होता है, उसके बाद का कोई आपको कवर ही नहीं करता। मतलब टापू हो गया, उसके बाद में आप अपनी जगह और वो अपनी जगह। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टापू हो गया है तो उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए। प्रॉपर्टी आपने ले ली, ठीक है, 2-3 चीज़ें। एक, आपका टापू होने के बाद में आपको अपना टापू लेकर के और आपका पासपोर्ट लेके बलदिया में जाके बयान करना ज़रूरी होता है। अगर आप बलदिया में बयान, मतलब आप प्रॉपर्टी टैक्स आपके नाम पे ट्रांसफ़र कराना और बलदिया में आप रजिस्टर कराना कि अब ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद लिया। उसके बाद से प्रॉपर्टी टैक्स के बिल आपके नाम पे आते हैं। ये बलदिया में बयान कराना ज़रूरी होता है। इसके बाद में आप प्रॉपर्टी अगर रेंटल पे दे रहे हो या अगर आप खुद यूज़ भी करना चाहते हैं, तो एक प्रोसीजर होता है कि आपको यूटिलिटीज़ अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करनी होती है। यूटिलिटीज़ में गैस, लाइट, पानी, इलेक्ट्रिसिटी अगर आप अपने नाम पे खुद है तो। अगर आपको लाइट, गैस, पानी आपके नाम पे चालू कराना है तो आप अपना टापू लेकर के, जनरली यहाँ पे पानी के लिए इसकी करके एक एजेंसी है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एनर्जी ऐसे है, और गैस के लिए इकदाश है। जिसके पास टापू है, अगर वो फ्लैट ओनर है और उसके पास रेसिडेंस परमिट नहीं भी है, तो वो अपना टापू लेकर के जाके इकदाश में, इसकी में, एनर्जी ऐसे में अपनी यूटिलिटी चालू करा सकता है। किसी को अगर उसके बारे में डिटेल प्रोसीजर चाहिए तो भी मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूंगा कि आपकी यूटिलिटी आप कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं। तीसरा, आपने बलदिया में बयान कर लिया आपकी यूटिलिटी, आप प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है किसी के थ्रू रेंट पे देंगे तो रेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाएगा। जब आपको रेगुलर रेंट आना चालू होगा, अगर 1 साल से ज़्यादा आपको रेंट आ रहा है, खास करके वो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल हम यहाँ पे रहने के बाद में, ठीक है, 5 साल हम यहाँ पे रहने के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें, उन लोग ये चीज़ ध्यान रखें। अगर आपके मल्टीपल यूनिट्स है, 2-3 यूनिट्स है, और आप उसको रेंट पे से आपकी कुछ इनकम आ रही है, यहाँ पे 1 साल के बाद में, जैसे हर जगह पे हम लोग इनकम टैक्स की फाइलिंग करते हैं, यहाँ पे भी वर्गी बयान बोलते हैं इसको, मतलब आपकी इनकम टैक्स की फाइलिंग करना ज़रूरी है। रूल ये है कि अगर आपका तकरीबन
10,000 टर्किश लीरा से ज़्यादा की आपकी इनकम है तो आपको बयान करना ज़रूरी है। तो आप कोई भी एक इंग्लिश स्पीकिंग अकाउंटेंट पकड़े और उसको बोले ये मेरे को रेंटल आता है, मुझे इसका इनकम टैक्स फाइलिंग करना है। वो आपको कैलकुलेट करके देगा कि इतना टैक्स होता है, इतना ये होता है। और आप अगर उस घर में फर्नीचर डाल रहे हो, कुछ भी खर्चे कर रहे हो, यूटिलिटी के बिल्स के लिए खर्चे कर रहे हो या अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी खर्चे कर रहे हो, उसका आपको बेनिफिट भी मिलता है टैक्स पे। या मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे दी है और टर्की में आप यहाँ पे दूसरी जगह पे टैक्स रेंट पे रह रहे, तो आप जो रेंट भर रहे हैं, ठीक है, या आपकी जो एक्सपेंसेस है उसका भी बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में मिलता है। तो ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते होंगे, और जो 1 साल 1.5 साल हो गए वो भी मतलब ऐसे ही चल रहा होगा। तो किसी को पता भी नहीं, कोई बताता भी नहीं, और किससे पूछेंगे। तो ये ध्यान रखिए, आप एक अकाउंटेंट को पकड़िए और बोलिए मेरी बयान दे, ये उसको अपने रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दे, आपकी जो भी इनकम है वो बताए, वो आपका बयान कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको 4-5 साल बाद में ज़्यादा काम आएगी। आप जो भी टैक्स भरोगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर 5 साल के बाद में आपकी वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सके, तो ये चीज़ आपको ज़रूर काम आएगी। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके लिए मैं एक्चुअली आज की ये वीडियो बना रहा हूँ, ये न्यू लॉ जो सिटीजनशिप के लिए आने जा रहा है, 400,000 USD जो ये कर रहे हैं, $250,000 US से, ठीक है। हम लोग ऑलमोस्ट एंड ऑफ, मतलब ऐसा है कि 28 अप्रैल को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हम लोग ऑलमोस्ट एंड ऑफ मई के आसपास आ चुके हैं। आज वेडनेसडे है, ठीक है, 2 दिन बचे हैं, थर्सडे फ्राइडे, इसके बाद 9 to 10 डेज की ईद की छुट्टी होगी। अभी तक, आज सुबह में भी मेरी लॉयर से बात हुई, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि ये लॉ कब से स्टार्ट होने जा रहा है इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर जो लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि ये वो टेंटेटिव डेट बता रहे कि 15 मई के बाद से, ठीक है, या अनाउंसमेंट होगा, और मोस्ट लाइकली ये एंड ऑफ मई या मिड ऑफ जून से लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं उनको पता है कि इतना टाइम है, और ज़्यादातर लॉयर्स से मैं पूछ रहा हूँ तो लॉयर्स का यही बोलना है कि जो लोगों ने प्रॉपर्टी सिलेक्ट करके अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए होंगे, और अगर अपनी फॉरेन एक्सचेंज सर्टिफिकेट भी नए लॉ बनने से पहले ले चुके होंगे, वो लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जो लोगों ने अपनी टाइटल डीड या अपने टापू भी कर चुके होंगे और अपनी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वेट कर रहे हैं, उन लोगों को भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो इस सिचुएशन में अराइज हो रहा है, ठीक है, कि क्या $4 लाख होने के बाद में क्या टर्किश सिटीजनशिप वर्थ है, कि क्या $400,000 इज इट वर्थ फॉर टर्किश सिटीजनशिप, या क्या टर्किश सिटीजनशिप के लिए इतना पैसे डालने का कोई मतलब है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और मुझे शायद इस सवाल का एक्सप्लेनेशन देने से ज़्यादा मज़ा कोई दूसरे सवाल में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर मैं शुरू करूँ इसका जवाब देना, मैं बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि आप मान लीजिए टर्किश सिटीजनशिप या कोई भी जगह की सिटीजनशिप कोई भी आदमी शौक से नहीं लेता। जाहिर सी बात है, अगर आप मानते हैं कि आपको अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी जगह की तलाश है, या आप एक ऐसी सिटी, ऐसी कंट्री देख रहे हैं जो आप जहाँ पे भी रह रहे हैं उससे बेहतर है, ठीक है, कोई भी XYZ रीजंस हो सकते हैं, आप अपनी फिलहाल जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है, या आप, हर किसी की कोशिश होती है कि मैं इससे बेहतर जगह की पे रहूं। जब आपकी ये सोच है तो सिटीजनशिप आपकी एक ज़रूरत है। आप खाली मतलब ऐसा है कि लग्जरी के लिए या पासपोर्ट लेकर के रखने के लिए सिटीजनशिप नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो होता ये है कि आपका जब बिलीव ये है कि आपको ऐसी कोई अच्छी डेवलप्ड कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए, तब आप ये देखते हैं कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। तो आज हम ये देखते हैं कि $4 लाख की अगर आप बात कर लें तो $4 लाख के आसपास ऑप्शंस क्या है आपके पास। देखिए, अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोगों को $4 लाख के अलावा, ठीक है, जो कुछ ऑप्शंस मिलेंगे वो कुछ ग्रेनेडा और जो वेस्ट इंडीज़ के छोटे मोटे आइलैंड्स हैं, इस किस्म की जगह है जो आपको सिटीजनशिप देती है। ज़्यादातर अगर आप इनके सिटीजनशिप प्रोग्राम्स देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट प्लस डोनेशंस है,
कोई जगह ऐसी है कि $50,000 पर फैमिली पर्सन का आपको गवर्नमेंट का को डोनेशंस देना है और आपको सिटीजनशिप मिलेगी। और इसके बाद में भी अगर आप ये आइलैंड कंट्रीज की, ठीक है, इकोनॉमी देखें, आप वहाँ पे क्या है, ठीक है, आप सोर्स ऑफ इनकम देखें, ये सारी चीज़ें देखें, तो वो ऐसी जगह ही नहीं है कि जहाँ पे आप अपनी वो एक सेकेंड होम ऑप्शंस की लायक की जगह है। टर्की के अंदर आपको ऐसी कितनी आइलैंड्स जैसी जगह मिल जाएगी। मैं बुराई नहीं करूंगा कोई कंट्री की या ये नहीं, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं कि वहाँ पे इकोनॉमी के क्या ऑप्शंस है, वहाँ की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, यहाँ की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आप जो 4 लाख 5 लाख डॉलर के आसपास की, ठीक है, जो सिटीजनशिप देने वाली कंट्रीज है, आप मुझे एक भी कंट्री नहीं बता सकेंगे, ठीक है, जिसकी इकोनॉमी टर्की जैसी है, जिसके पास एक सिटी ऐसी है जो 20 मिलियन की पॉपुलेशन हो। इस्तांबुल की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन है। कितनी यूरोप की जो कंट्रीज है उसकी पॉपुलेशन भी इस्तांबुल के बराबर नहीं है। कितनी यूरोप की कंट्रीज है। तो जब एक इकोनॉमी इतनी बड़ी होती है, जब जहाँ का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, और ऐसे नहीं कि खाली 20 मिलियन की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है, मेंटेन्ड है, हेल्थ केयर अच्छा है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे है, ठीक है, ऐसी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी आप मुझे, मतलब ऐसा है कि जो सिटीजनशिप दे रही हो वो आप मुझे बता दे। मेरे को नहीं लगता कोई ऑप्शन है, ठीक है। कनाडा अगर आपका टारगेट है और अगर आपका कनाडा का पीआर हो जाता है, लोग जनरली मेरे से जब बात करते तो ये बोलते हैं कि हम लोग कनाडा, अगर कनाडा होता है ऑब्वियसली कनाडा बेटर प्लेस है, लेकिन मान लीजिए जो एज की वजह से कनाडा क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, ठीक है, या यूएस जाने का ऑप्शन नहीं है, यूके जाने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, या मान लीजिए जो रिटायरमेंट लाइफ जीना चाह रहे, जिनके पास एक बजट है, तो आज की तारीख में आप कनाडा, यूएस, यूके जाकर के आपकी सेविंग से वहां पे आप खर्चा नहीं चला सकते हो, और आप रिटायरमेंट होने के बाद में वहां जाकर के फिर से काम नहीं कर सकोगे। आप एक इन्वेस्टर फ्रेंडली जगह देख रहे हो, आप एक ऐसी जगह देख रहे हो जहां पे आप इन्वेस्ट करो तो वहां से रिटर्न आए और आप उसको बैठ के आपके रेंटल्स वगैरह यूटिलाइज कर सके। टर्की आज भी इतना अफोर्डेबल है कि आप इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी अगर अच्छी जगह पे आपके रेंटल्स आते हैं, अब वो भी रेंटल्स को बैठ करके टर्की में यूटिलाइज करोगे, आपका खर्च निकल सकता है, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू फॉर मनी कंपेयर करोगे तो आप मुझे एक भी कंट्री ऐसी नहीं बता पाओगे जो आपको पासपोर्ट देती है 4 लाख डॉलर में और जिसकी इकोनॉमी, कॉस्ट ऑफ लिविंग टर्की जितनी है, जहां पे ग्रोथ के लिए टर्की जितनी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे रेंटल रिटर्न टर्की जितना स्ट्रांग है, और जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कमिंग ईयर्स में जो ग्रोथ होगा, ठीक है, बहुत सारी स्टडीज का ये प्रेडिक्शन है कि आने वाले 4-5 साल में टर्की एक सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के इमर्ज करेगा। ये एक इमर्जिंग मार्केट है। इससे जो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा वो कोई भी आइलैंड कंट्री आपको नहीं दे पाएगी। दूसरा, आप अगर पोर्चुगल, स्पेन, ये ऑप्शंस अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो ये मेरा मानना है, जिसको टर्की आना है, जिसने टर्की का एटमॉस्फेयर देखा, जिसने टर्की का माहौल देखा, जो टर्की आता जाता है, उसको आप, मतलब ऐसा है कि फ्री में भी पोर्चुगल, स्पेन का पासपोर्ट दे दो, वो नहीं लेगा। जिसको एक बार टर्की से अटैचमेंट है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बोलते हैं हम टर्की सालों से आते रहे, इसके लिए हमको टर्की प्रॉपर्टी लेना है, इसके लिए हमको टर्की में एक घर लेना है। आप एशियन कंट्री से छोड़िए, मैं जानता हूं लोगों को, ज्यादातर लोग अभी इनफैक्ट जो यूएस पासपोर्ट होल्डर्स है, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स है, कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स है, वो आकर के टर्की में प्रॉपर्टी ले रहे हैं और वो यहाँ पे रह रहे। तो अगर टर्की डेवलप्ड या उस लेवल का नहीं होता तो ये लोग वहां से यहाँ पे आकर के प्रॉपर्टी लेके रहते ही नहीं, ठीक है। उनका खुद का मानना है, ये यूएस, कनाडा, इंग्लैंड वालों का, जो कि टर्की बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है आज भी, इतनी महंगाई बढ़ने के बाद में भी। मुझे मेरे टर्किश दोस्त लोग बोलते हैं कि क्योंकि फॉरेनर्स इतना आ रहे, एक मजाक में बोलते, फॉरेनर्स इतना आ रहे और उनके लिए चीजें बहुत सस्ती है, उनको प्रॉपर्टी बहुत सस्ती लगती है, उन लोग बिंदास खरीद लेते हैं, अरे यार ये तो प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है, उसकी वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस यहाँ बढ़ते जा रही है। तो हकीकत है, आप 1.5 साल पहले टर्की की प्राइसेस देखिए और आज की टर्की की प्राइसेस देखिए, लीरा में छोड़ दीजिए, हार्ड करेंसी में, डॉलर, यूरो में भी आप अगर इवेलुएट करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी में अच्छा खासा अप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। तो टर्की के सिटीजनशिप प्रोग्राम अगर $400,000 भी हो जाता है,
मेरा मानना है $2.5 लाख होता तो बहुत अच्छा होता। बहुत सारे लोग जो बजट के हिसाब से नहीं अफोर्ड कर पाएंगे $400,000, ठीक है, वो भी $2.5 लाख में ले सकते। लेकिन अगर सवाल ये है कि मेरे पास पैसे है और मैं $400,000 में, क्या ये वर्थ है? मेरे हिसाब से बिल्कुल, मतलब ऐसा कि कोई डाउट नहीं है वर्थ है कि नहीं है। 110% टर्की सिटीजनशिप का कोई कंपैरिजन नहीं है ये दूसरी अगर आप कंट्री से कंपेयर करें तो। टर्की में सिर्फ रियल एस्टेट नहीं होता जिसके लिए आप आते हैं, जगह कितनी खूबसूरत है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है। एक आइडियल एक मुस्लिम के लिए अगर मैं बताऊँ जो मिडिल ईस्ट में रहता है, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर में, या फॉर एग्जांपल यूएस, ऑस्ट्रेलिया के, उसके लिए एक आइडियल जगह है टर्की, जहाँ पे वो अपना रिलीजन भी प्रैक्टिस कर सकता है, जहाँ पे उसको जैसा माहौल चाहिए उसको वैसी जगह मिलेगी टर्की में। आप घूमने के लिए अच्छी जगह है, आपको खाना पीना टर्की का सूट करेगा, आपको रॉ मटेरियल सस्ते हैं, तो एक आइडियल डेस्टिनेशन है। मतलब मान लीजिए आपको रियल एस्टेट सस्ता मिल जाता है मान लीजिए कहीं, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर रोजमर्रा के सामान और दूसरी चीजें अगर बहुत महंगी है तो अगेन आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अगर स्कूलिंग कॉलेज के ऑप्शंस नहीं है तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। टर्की में आपको हर चीज मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टर्की का सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो इतना अच्छा क्यों माना जाता है, या वो इतना पॉपुलर क्यों है ये सारे सिटीजनशिप प्रोग्राम के बारे में? उसका एक रीजन ये है कि टर्किश सिटीजनशिप प्रोग्राम जो है वो एक टर्किश आदमी जो यहाँ का लोकल है वो जो प्रॉपर्टी बाय करेगा और जो एक फॉरेनर बाय करेगा उसमें सेग्रीगेट नहीं करता। आपके लिए यहाँ पे हर किस्म की प्रॉपर्टी जो एक लोकल टर्किश लेगा, वो आप एक सबर्ब में होने दो, आप सिटी में होने दो, सारे वो ऑप्शन जो एक लोकल लेगा वो आपके लिए भी ओपन है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जगह पे आप देखेंगे दूसरी कंट्रीज में जो फॉरेनर प्रॉपर्टीज फॉरेनर ले सकता है सिटीजनशिप के लिए या ये गोल्डन वीजाज वगैरह के लिए, उसमें और लोकल जो प्रॉपर्टी लेगा उसमें फ़र्क होता है। टर्की में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। आप ठीक वही प्रॉपर्टी वही भाव में ले सकते हैं जो एक टर्किश लेगा। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जनरली दूसरी कंट्रीज में रिजर्वेशन होते हैं, आप ये जोन में ले सकते हैं, आप यहाँ पे लेंगे तो ही आप गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई होंगे या कुछ। टर्की में ऐसा नहीं है। टर्की में जहाँ पे एक लोकल टर्क ले सकता है, आप ब्रांड न्यू, रीसेल, पुरानी, नई, बड़ी, छोटी, हर किस्म की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मान लीजिए आप सिटीजनशिप ले रहे हैं, सिटीजनशिप तो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है क्योंकि आपको सिटीजनशिप के लगभग कोई चार्जेस भरने या कोई डोनेशन नहीं है। आप कर रहे हैं क्या है, आप $4 लाख की प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज के ऊपर आप जब तक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं आप रेंट ले सकते हैं, ठीक है। जब आपको बेचना है तो आप ये प्रॉपर्टीज आपके अप्रिसिएशन के साथ में, जो श्योर होना है टर्की में, जो उम्मीद है हमको इंशाल्लाह टर्की में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। हमने नहीं देखा कि कोई प्रॉपर्टी हमने ली या किसी ने लिया और उसके ऊपर अप्रिसिएशन नहीं मिला, ठीक है। अगर आपकी बाइंग कॉस्ट सही है, आपने एरिया सेलेक्ट किए, तो आप यू विल नेवर गो रॉन्ग। टर्की में आपने प्रॉपर्टी ली, आप 3 साल बाद में ये बेच सकते हो। बेचने के बाद में आप इसका प्रॉफिट या आप इसके ये पैसा आपको जहाँ भी चाहिए आप वापस लेके जा सकते हैं, जहाँ से आपने लाए थे, या XYZ कोई भी कंट्री में यू कैन टेक योर फंड्स। तो ऐसे ऑप्शंस जहाँ पे आप पैसे लगा रहे हो, आपको उसका रेंट भी मिल रहा है, आपको पासपोर्ट भी फ्री मिल गया, आपको सिटीजनशिप भी मिल गई, और वो सिटीजनशिप की आपकी लाइफ टाइम कंटिन्यू होगी और वो आपके बच्चे बच्चों के बच्चों को मिलती जाएगी, और वो पैसे और वो फंड्स आपको जब चाहिए अगर आपको लेके जाना है तो मेरे को इतना भरोसा है कि जो एक बार टर्की आएगा और यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा वो अपना पैसा यहाँ से बाहर लेके नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको लेके जाना है तो आप कोई भी XYZ कंट्री में आपका प्रॉफिट और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। ऐसा ऑप्शन आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं एक चीज़ बताऊंगा, ज़्यादातर लोग जो टर्की में आते हैं, ज़रूरी नहीं हर कोई सिटीजनशिप के लिए आता है, बहुत सारे लोग टर्की में रियल एस्टेट में इसके लिए इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज दे फील दैट दिस इज अ गुड प्लेस और एन आइडियल प्लेस टू इन्वेस्ट। टर्की नो डाउट
सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी है। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मेरा बजट $2.5 लाख का था, 400,000 के बाद मैं सिटीजनशिप तो ले नहीं पाऊंगा, तो क्या इज इट वर्थ कि मैं टर्की आऊँ या टर्की में इन्वेस्ट करना फिर भी फ़ायदेमंद है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ठीक है, टर्की में हर कोई इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता है कि उसको सिटीजनशिप चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग यूके, यूएस, कनाडा जो यहाँ से हेल्दियर पासपोर्ट भी होल्ड करते हैं, वो भी आके टर्की में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और उनको सिटीजनशिप नहीं चाहिए होती है, ना ही वो लेते हैं, ठीक है, वो सिर्फ रेसिडेंस परमिट लेकर के यहाँ पे रहते हैं। तो क्या आपको $2.5 लाख का बजट है और आपको सिटीजनशिप अगर नहीं मिल सकती तो क्या आपको टर्की आना चाहिए? मेरा सवाल है नो डाउट। टर्की इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अच्छी जगह है, रहने के लिए भी एक अच्छी जगह है, रेंटल्स आपको अच्छे आते हैं। तो अगर आपके पास $1.5 लाख $2 लाख का बजट है और अगर आप टर्की आना चाहते हैं तो नो डाउट टर्की एक बहुत खूबसूरत जगह है। और ज़्यादातर लोगों को मैं जो जानता हूँ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है, वो हर किसी के पास सिटीजनशिप नहीं है, वो हर कोई सिटीजनशिप के लिए ऑप्ट भी नहीं करता। मैं तो जानता हूँ बहुत सारे लोग जिन्होंने $2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने खुद से सिटीजनशिप नहीं ली हुई है। तो टर्की आप यहाँ पे आ करके आप इन्वेस्ट कीजिए, रहिए यहाँ पे, बच्चों को पढ़ाइए यहाँ पे। मतलब ऐसा है कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कीजिए, बिजनेस कीजिए, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कीजिए, जॉब देखिए, आपको जॉब मिल जाता है, आप जॉब भी कर सकते हैं, हेल्थ केयर अच्छा है, एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा है, तो वाई नॉट। मतलब अगर आपको सिटीजनशिप नहीं भी मिलती, बहुत ही अच्छी पीसफुल जगह है और आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, आपका इन्वेस्टमेंट आप सही जगह पे कर रहे हो कि आपको आने वाले 2-3 साल के बाद में आपको उसके ऊपर अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये फैक्टर्स कंसिडर करते हुए अगर आपका $4 लाख का बजट नहीं है और आप सिटीजनशिप नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी टर्की में आकर के रेसिडेंसी लेकर के रहना या $2.5 लाख इन्वेस्ट करना, आई थिंक इट्स वर्थ कि आपका इन्वेस्टमेंट एक सही जगह पे है, ग्रो होगा, आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रह सकते हो। तो दोस्तों, जो मेजर पॉइंट्स मैं आज की वीडियो में कवर करना चाहता था वो यही थे। इसके अलावा आपको कुछ भी सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। और आज लगभग 28 रोज़ा हो चुका है, इसके बीच में और ईद के बीच में शायद मैं दूसरी वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह आपकी और मेरी, हम लोगों की इबादतें कबूल करे और इंशाल्लाह मुलाकात होती है ईद के बाद में फिर एक अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।